नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए पॉलिटी की एक अगली श्रृंखला में चलते हैं। घटना चक्र की उद्देशिका से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है तथा उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम लोग उनको समझते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उसको प्रस्तुत किया था। ठीक है। फिर चलिए देख लेते हैं कि फिर क्या हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया। तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। नेहरू जी ने पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। हम प्रश्नों के माध्यम से भी आपको समझाने के प्रयास करेंगे। फिर है कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई है। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके क्या किया गया है? प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। ठीक है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्तावना में क्या चेंजिंग हुआ था, तो वो देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, ठीक है, उद्देशिका में समाजवाद, ये याद रखिएगा कि हमारे प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही चेंजिंग हुआ है। वो भी कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक बार ही चेंज हुआ है। और उसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, तो एक तो समाजवाद हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक तो समाजवाद, और दूसरा पंथनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो ये क्या घोषित किया है उसके बारे में बताया गया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, तो आपसे सीधे क्वेश्चन यही पूछ सकता है यहाँ पे कि कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की बात कही है, जस्टिस की बात कही गई है। ठीक है। चलिए फिर समझने के प्रयास करते हैं। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। ठीक है। उद्देशिका क्या है? संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। यानी ये किसके लिए कहा गया है? जो जज होते हैं, ठीक है, जो संविधान का व्याख्या करते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करती है। तो उनके लिए एक विधिक निर्वचन में, यानी संविधान का निर्वचन करने में हमारी प्रस्तावना उनके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। फिर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा था कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये बात कही थी। फिर देख लीजिए के.एम. मुंशी ने क्या कहा है उद्देशिका को? उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो आपसे पूछ लेगा जन्म कुंडली की बात किसने कही है? तो के.एम. मुंशी ने कही है। ठीक है। फिर प्रस्तावना को संविधान का भाग, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग कब से बताया गया है? तो केशवानंद भारती के बना केरल राज्य जो विवाद 1973 में आया था, उसके द्वारा प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान का भाग बताया गया है। ठीक है। ठीक है। इससे पूर्व बेरुबाकीवाद 1960 में आया था। इससे पूर्व बेरुबाकीवाद 1960 में आया था। ठीक है। 1960 में आया था। उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो बेरुबाकी केस में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था जो 1960 में आया था। लेकिन जब 1973 में केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य विवाद आया सामने, तो उसमें माना गया कि नहीं, उद्देशिका जो है हमारे संविधान का भाग है। ठीक है। फिर अगले केस की बात कर लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा बताया गया है। संविधान की मूल आत्मा किस केस में बताया गया है उद्देशिका को?
तो उद्देशिका को ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में बताया गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्च न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। फिर देखिए, एक तो 1973 में केशवानंद भारती केस में भी कहा गया था, लेकिन मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्यायोयोग्य नहीं है। ठीक है, उद्देशिका की प्रकृति न्यायोयोग्य नहीं है। ठीक है, तो उद्देशिका तो संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा बताया है। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा है? तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो कहा गया है, ठीक है, उसको भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक है, KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। ठीक है, जन्म कुंडली के साथ साथ राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। ठीक है, KM मुंशी के द्वारा ही कहा गया है। और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अंटालिका है। ये भी एग्जाम में पूछा है, तो ये सुभाष कश्यप जी का कहना है। ठीक है, तो फिर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है।